Hello students, welcome back in our class India during the struggle period 1206 AD to 1757 AD। और इस चैप्टर में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे मुगल डायनेस्टी को, और मुगल डायनेस्टी में हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में शाहजहाँ को, कि शाहजहाँ जो है उसने क्या क्या किया था, किस तरीके से वो शासक बना, कब बना, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि शाहजहाँ जो है फरवरी 1628 में शासक बना। ठीक है, उसके बाद जो है उसने कुछ प्रयास जो है अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए किए। अब उसके विरुद्ध विद्रोह भी हुए, जैसे जुझार सिंह है या खाजा लोदी है, इन्होंने विद्रोह भी किए। ठीक है, लेकिन शाहजहाँ जो है उसने 1632 में पुर्तगीज जो है उनके इन्वेडन जो हुई, यानी उन्होंने जो उस पर हमला किया उसको भी डिफीट किया। ठीक है, इसके बाद जो है 1652 में शाहजहाँ ने क्या किया, अपने बेटे औरंगजेब को दक्कन का वायसराय बना दिया, और यहीं से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। 52 में जैसे ही औरंगजेब वायसराय बना वो और पावरफुल हो गया। 57 में आते आते उसने क्या किया, औरंगजेब को इम्प्रिजन कर दिया, और उसके बाद अपने भाइयों को असैसिनेट करके, जब उनमें धर्मत की लड़ाई होती है, बैटल ऑफ धर्मत होती है, बैटल ऑफ सक्सेशन, उसमें अपने भाइयों को मारकर खुद शासक बन जाता है। तो आज हमें स्टडी करना है किसके बारे में, औरंगजेब के बारे में। तो हम शुरू करते हैं औरंगजेब को। आफ्टर बिकमिंग द रूलर, औरंगजेब डिफीटेड द राठौड़्स ऑफ मारवाड़। अब देखिए, औरंगजेब जैसे ही दिल्ली सल्तनत पर रूलर बनता है या सुल्तान बनता है, ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, मारवाड़ के राठौड़ों को हरा देता है, आसाम, कच्छ, बिहार, रंगपुर एंड कामरूप के शासकों को हरा देता है। यानी इससे हमें क्या पता लगता है कि औरंगजेब जो है वो इंपीरियलिज्म को सपोर्ट करने वाला होता है, यानी साम्राज्य विस्तार करने वाला होता है। तो इसके चलते ये सबसे पहले मारवाड़ के राठौड़ जो हैं इनको हराता है, फिर आसाम, कच्छ, बिहार, रंगपुर और कामरूप को भी जीत लेता है। ही अपॉइंटेड किंग जयसिंह एज द गवर्नर ऑफ दक्कन। औरंगजेब जो है वो किंग जयसिंह जो है उसको क्या बना देता है, दक्कन का गवर्नर बना देता है। जैसे दक्कन का पहले वायसराय खुद बनता है शाहजहाँ के शासनकाल में, उसी तरीके से अब ये क्या करता है, दक्कन का गवर्नर बना देता है किंग जयसिंह। आप ठीक सोच रहे हैं, वही आमेर वाला। ट्रीटी ऑफ पुरंदर took place between Shivaji and King Jaisingh in 1665 AD. Shivaji gave 23 forts to King Jaisingh. अब देखिए, सवाई जयसिंह जो है आमेर जयपुर वाला, वो किसके ऊपर हमला करता है, शिवाजी पर हमला करता है, और दोनों के बीच क्या होती है, पुरंदर की संधि होती है। और उस पुरंदर की संधि में, पुरंदर की ट्रीटी में 23 फोर्ट्स टोटल जो है शिवाजी क्या करता है, 23 फोर्ट्स जो है वो जयसिंह को दे देता है, इनडायरेक्टली औरंगजेब को दे देता है इन 1666 एडी। और इस ट्रीटी के बाद जयसिंह जो है, शिवाजी और औरंगजेब जिनमें हमेशा लड़ाई रहती है, लेकिन 1666 एडी में जयसिंह जो है उसको राजी कर लेता है औरंगजेब के कोर्ट में आने को। 1666 एडी में शिवाजी जो है विजिटेड औरंगजेब्स कोर्ट विद द एफर्ट्स ऑफ किंग जयसिंह। राजा जयसिंह के प्रयास से शिवाजी जो है औरंगजेब के कोर्ट में आता है। बट औरंगजेब डिड नॉट बिहेव रेस्पेक्टफुली एंड डिसीव्ड एंड इम्प्रिजन्ड शिवाजी, who secretly moved out of the fort and escaped to महाराष्ट्र। अब देखिए, शिवाजी जैसे ही औरंगजेब के रॉयल कोर्ट में आता है, जैसा उसको बताया गया था वैसा कुछ नहीं होता है। शिवाजी का रेस्पेक्ट जो है औरंगजेब के दरबार में बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि उसकी बेइज्जती की जाती है और उसके साथ धोखा किया जाता है। धोखे से शिवाजी को क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, कारागृह में डाल दिया जाता है। लेकिन वहाँ से शिवाजी बाय हुक क्रुक निकलने में कामयाब हो जाता है, उसकी जेल से निकलकर वहाँ से चला जाता है। और कहाँ चला जाता है, महाराष्ट्र चला जाता है।
In 1686 AD, Aurangzeb occupied Bijapur and in 1687 AD occupied Golconda. और जब वापस वहां से जेल से निकलकर महाराष्ट्र पहुंचता है, उसके बाद शिवाजी जो है वो क्या करता है, बीजापुर का और गोलकोंडा का दोनों किलों को वापस अपने, जो कि पहले इसने किसको दे दिए थे, जयसिंह को दे दिए थे, लेकिन दोनों किलों को वापस हासिल कर लेता है। ड्यूरिंग हिज रेन 5% एडिशनल टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन हिंदू ट्रेडर्स। अब देखिए औरंगजेब जो है ये कट्टर मुस्लिम था, यानी धर्म के प्रति, अपने मुस्लिम धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था रखता था, और इस वजह से इसने क्या किया कि जो टैक्स जो था वो उसने एडिशनल टैक्स बढ़ा दिया। 5% एडिशनल टैक्सेस जो है वो किस पर लगाने शुरू कर दिए, हिंदुओं पर। औरंगजेब ऑर्डर टू डिमोलिश टेम्पल्स इन 1669 AD, और औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में हिंदू मंदिर जो थे उनको तोड़ने का आदेश भी दे दिया। इन 1679 AD जजिया वाज इम्पोज्ड ऑन हिंदूज, और जो जजिया अकबर ने माफ कर दिया था, बंद कर दिया था, उसी जजिया को एक बार फिर जो है औरंगजेब किस पर लगा देता है, हिंदूज पर लगा देता है, जो कि पहले तुगलक डायनेस्टी ने शुरू किया था। वही जजिया जो है वो अब औरंगजेब किस पर लगा देता है, हिंदूज पर लगा देता है। औरंगजेब यूज्ड रिलीजन एज वेपन, औरंगजेब ने धर्म जो है उसको हथियार की तरह काम में लिया। ही बेंड द प्रैक्टिस ऑफ झरोखा दर्शन एंड म्यूजिक विच वाज प्रिवलेंट फ्रॉम अकबर्स टाइम। अकबर के शासनकाल से झरोखा दर्शन यानी खिड़की में से महिलाएं जो है वो भी नाच गाना देखा करती थी, और उसके बाद रॉयल कोर्ट में नाच गाने जो है यानी संगीत वगैरह का प्रोग्राम हुआ करता था, क्योंकि अकबर के नवरत्न जो हैं उनमें संगीतकार भी हुआ करते थे। लेकिन इस झरोखा दर्शन और संगीत की जो कार्यक्रम होते थे इन सभी को औरंगजेब ने बंद कर दिया था। औरंगजेब डाइड इन अहमदनगर इन 1707 AD। अब देखिए 1707 ईस्वी में औरंगजेब जो है वो मर जाता है। ड्यूरिंग हिज रेन द जाट्स रिवोल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गोकुल इन 1668 AD एंड द सतनामीज रिवोल्टेड इन 1672 AD। अब देखिए औरंगजेब के शासन काल में जाट जो हैं वो गोकुल के नेतृत्व में क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, किसके विरुद्ध, औरंगजेब के विरुद्ध। इसके बाद जो सतनामीज यानी सिख लोग जो हैं, जो सतनामी कहलाते हैं, वो भी विद्रोह करते हैं 1672 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध। और इसी के चलते सिख गुरु तेग बहादुर ऑल्सो रेज्ड वॉइस अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑफ औरंगजेब। अब सिख गुरु जो हुए हैं, गुरु तेग बहादुर जो है वो आवाज उठाते हैं औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध, और जिसके चलते ही वाज किल्ड फॉर दिस रीजन, उसको भी मार दिया जाता है। गुरु तेग बहादुर को भी औरंगजेब जो है वो मरवा देता है। तो हम किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि औरंगजेब जो है वो क्या था, बहुत ही कट्टर मुस्लिम था, जो मुस्लिम धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त था और हिंदू विरोधी भावना थी। After the death of Aurangzeb, the Mughal dynasty became weak and inefficient, and due to weak successors, the Mughal empire started declining gradually. अब आप देखेंगे, जैसा कि मैं बार बार आपको बोलती आई हूँ कि औरंगजेब जो है लास्ट पावरफुल रूलर था मुगल डायनेस्टी का। औरंगजेब के बाद शासक बनता है उसका बेटा अकबर, जो कि कमज़ोर होता है। आगे जितने भी मुगल शासक आते हैं वो सारे क्या हैं, वीक रूलर्स हैं। लेकिन वीक रूलर्स, लेकिन ये फिर भी 1707 से 1857 तक जैसे तैसे अपना शासन चलाते हैं। आते रहते जाते रहते हैं, आते रहते जाते रहते हैं। लास्ट मुगल रूलर जो है बहादुर शाह जफर होता है, जो 1857 की रिवॉल्यूशन का क्या करता है, नेतृत्व करता है, लीडरशिप करता है। ठीक है, तो 1707 में जो है औरंगजेब मर जाता है। फिर इस बीच जितने भी मुगल रूलर्स आते हैं वो कैसे होते हैं, वीक रूलर्स होते हैं। और
इनएफिशिएंट यानी अप्रभावशाली, इनकैपेबल सक्सेसर्स होते हैं। अब मुगल एम्पायर जो है वो धीरे धीरे डेक्लाइन होना शुरू हो जाता है, कमजोर पड़ना या खत्म होना शुरू हो जाता है। इन 1707 AD बहादुर शाह असेंडेड द मुगल थ्रोन। 1707 ईस्वी में बहादुर शाह जो है वो मुगल सिंहासन पर बैठता है। ठीक है। इन 1711 AD ईस्ट इंडिया कंपनी of Surat sent its deputies in Bahadur Shah's court. The influence of a Christian lady named Juliana Diaz de Costa is evident. अब देखिए 1711 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, सूरत की जो कंपनी है, वो अपने डेप्यूटी जो है इस बहादुर शाह के कोर्ट में भेजती है। ठीक है। इसका वैसे नाम जो है अकबर होता है। औरंगजेब का खुद का बेटा जो है उसका नाम भी अकबर सेकंड होता है। तो ये किस नाम से राजगद्दी पर बैठता है? बहादुर शाह के नाम से राजगद्दी पर बैठता है। लेकिन 1707 में राजगद्दी पर बैठता है। 1711 में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सूरत वाली ब्रांच जो है वो अपने डेप्यूटी जो है बहादुर शाह के कोर्ट में भेज देती है। और ये बहादुर शाह जो है इसके ऊपर प्रभाव किसका रहता है? एक ईसाई महिला जिसका नाम होता है जूलियाना डियाज डे कोस्टा, तो ये इसके प्रभाव में रहता है। यानी ये महिला जो है जूलियाना डियाज डे कोस्टा जो है ये इसको अपने वश में रखती है। सी अटेंड टाइटल सच एज खातूम, बीवी एंड फिदवी दुगाओ जूलियाना। और यही महिला जो है जूलियाना डियाज डे कोस्टा जो है ये कुछ टाइटल भी लेती है। किसके? खातूम का। खातूम या बीवी या फिदवी दुआगो जूलियाना, ये 3 टाइटल ये लेती है, जो जिनमें से बीवी शब्द तो आज भी हम पत्नी के लिए इस्तेमाल करते हैं। सी लार्जली प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द पुर्तगीज। और ये क्रिश्चियन थी लेकिन पुर्तगीज जो थे उनकी सपोर्टर थी। तो ये मोस्टली जो है बहादुर शाह की तरफ से पुर्तगीज जो हैं उन्हीं के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रोटेक्ट करती थी। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने आज देखा मुगल डायनेस्टी जो है इसके रूलर्स के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इस मुगल पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे हुआ करता था, शासन व्यवस्था जो है वो किस तरीके की थी। तो हम शुरू करते हैं मुगल डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात। जिस तरीके से हमने गुप्त वंश का शासन भी देखा था, चोल वंश का भी देखा, तो इसी तरीके से अभी हमें जो है जैसे हमने किसका देखा था, खिलजी डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा था। तो अब हम देखेंगे मुगल पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज ए फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। कि मुगल शासन व्यवस्था जो थी उसमें हम दोनों के अंश देखते हैं। किसके? यहाँ का जो फॉरेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी विदेशी शासन भी, और उसके बाद इंडियन भी, भारत का शासन भी, यानी हिंदू रूलर जो थे उनका भी प्रभाव देखने को मिलता है और आउटसाइडर्स का भी, फॉरेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। द एम्परर वाज द सुप्रीम पावर। जैसा कि हमने सल्तनत कालीन जो एडमिनिस्ट्रेशन देखा सल्तनत पीरियड का, तो उसमें भी क्या था, सुल्तान जो है वो क्या था, अल्टीमेट पावर था, सुप्रीम पावर था। उसी तरीके से सम्राट जो है अब यहाँ पर एम्परर हो गया है, ये एम्परर जो है ये सुप्रीम पावर था। फिर वकील ए मुतालिक जिसको वजीर बोलते हैं वाज द सेकंड बिगेस्ट ऑफिसर आफ्टर द एम्परर। यही सल्तनत पीरियड में भी ऐसा ही था कि दूसरा जो है वजीर जिसको वकील ए मुतालिक बोला जाता था, अब इसका नाम बदल गया है। सल्तनत पीरियड में इसका नाम अलग था, अब इसका नाम दूसरा आ जाता है। तो वो कौन है? वजीर। वजीर जो है सेकंड बिगेस्ट ऑफिसर होता है एम्परर के बाद। A head named सदरा मीर एसामा was the chief of finance department। अब देखिए जो मुगल डिपार्टमेंट्स जो थे उनमें फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसके मुखिया को क्या कहा जाता था? सदर मीर एसामा, जो कि चीफ होता था किसका? फाइनेंस डिपार्टमेंट का। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू सूबाज।
which were 15 in number during the reign of Akbar and increased to 21 during the reign of Aurangzeb। अब आप देखेंगे कि प्रांतीय शासन जो था मुगल पीरियड में, प्रांतीय शासन जो था उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था कि 15 जो है सूबा हुआ करते थे या प्रांत हुआ करते थे, यानी प्रांत जो थे मुगल कालीन उनको सूबा कहा जाता था। तो शुरुआत में कितने थे, अकबर के शासनकाल में कितने सूबे थे, कितने प्रांत थे, 15, जो कि बढ़कर औरंगजेब के शासनकाल में कितने हो गए, 21 हो गए थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन द हैंड्स ऑफ फौजदार, अमाल गुजर, बिटिकुची, सिकदर, आमिल, फोर्टदार, कानून गो। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो था यानी सूबा से नीचे जिला हुआ करता था, और उस जिले में कौन होता था, जिले में कौन होता था। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिवाइडेड था किसके हाथों में, एक तो फौजदार होता था, यानी जिला शासन जो था उसमें एक तो फौजदार होता, फिर अमाल गुजर होता। अमाल गुजर कौन होता था, वेयर हाउस कीपर, यानी स्टोर हाउस जो होता था उसका कीपर जो है उसको क्या कहा जाता था, अमाल गुजर। उसके बाद उसका असिस्टेंट होता था, उसको बोलते थे बिटिकुची। फिर परगना का मुखिया जो होता था, परगना जो है वो डिस्ट्रिक्ट से नीचे होता था, तो परगना के मुखिया को बोला जाता था सिकदर। आमिल जो है ये होता था मुंसिफ, और फोर्टदार जो है वो होता था खजांची, ट्रेजरर, और कानून गो होता था पटवारी की तरह ऑफिसर, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो एम्परर यूज्ड टू बी द चीफ कमांडर। एम्परर जो है ये क्या होता था, मुख्य सेनापति भी होता था, यानी सेना जो है उसका मुखिया भी एम्परर खुद होता था। चीफ कमांडर कौन होता था, स्वयं एम्परर। आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड एज पर मनसबदारी सिस्टम, और मुगल पीरियड में सेना जो है वो किस तरीके से होती थी, आर्मी का संगठन कैसे होता था, मनसबदारी सिस्टम से होता था। मनसबदार होते थे और वही सेना रखने का काम करते थे, और यही क्या रखते थे, आर्मी रखते थे। इस आर्मी का खर्चा जो है वो किससे चलता था, मनसब की टैक्सेस से, मनसब के टैक्स कलेक्शन से, रेवेन्यू से। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें बात करें तो मनसबदारी वाज डिवाइडेड इनटू जाट्स एंड सवार्स, और ये मनसबदारी जो थी इसमें जाट भी हुआ करते थे और सवार भी हुआ करते थे। ठीक है, इस तरीके से ये हम देखें तो मुगल पीरियड के दौरान शासन व्यवस्था थी। अब देखिए इसके बाद हमने जो है क्या पढ़ लिया, पहले तो 5 डायनेस्टीज पढ़ी। सबसे पहले हमने किसके बारे में देखा, स्लेव डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी के बाद में आ गई खिलजी, और खिलजी के बाद में कौन आए, सैयद। ठीक है, सैयद के बाद आ गए आपके लोधी, सॉरी इसमें हाँ लोधी के बाद में आ जाते हैं आपके मुगल्स। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमें जो इट मीन्स हमने कहाँ तक का पीरियड देख लिया, 1757 तक का पीरियड जो है देख लिया है। अब हम चैप्टर में आगे क्या देखेंगे, ये तो एक रेगुलर चलने वाली डायनेस्टीज का शासन था। अब हमें डिस्कस करना है कि ये तो दिल्ली सल्तनत की बात थी। अब हम राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि किस तरीके से राजस्थान के रूलर्स जो थे उन्होंने एक दूसरे का अपोजिशन किया या कोऑपरेशन किया, कि अपोजिशन एंड कोऑपरेशन विद द रूलर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान के संदर्भ में हम देखेंगे कि किन किन शासकों ने विरोध किया, किन किन शासकों ने
कॉपरेट किया, जिनमें मुख्य तौर पर हम किन किन को देखेंगे, राव शेखा को, हामिर चौहान को, महाराणा प्रताप को, चंद्रसेन को, राय सिंह ऑफ बीकानेर को, सवाई जय सिंह को और अमर सिंह राठौड़ को। तो देखिए अब इसमें हम जो है इम्पोर्टेंट तरीके से अगर देखें तो महाराणा प्रताप जो है इसको हमने थोड़ा किसके साथ देख लिया है, अकबर के साथ देख लिया है महाराणा प्रताप को, ठीक है। सवाई जयसिंह को हमने देखा है किसके साथ है, औरंगजेब के साथ, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं देखा है, थोड़ा थोड़ा देखा है, तो सवाई जयसिंह को। फिर इसी तरीके से राय सिंह ऑफ बीकानेर जो है इसको भी हमने मुगलों के साथ देख लिया है, जिसमें अकबर के साथ जो है ठीक है। तो इस तरीके से अमर सिंह राठौड़ जो है ये महाराणा प्रताप का ही बेटा है, तो इसको भी हम इसके साथ देख लेंगे। हामिर चौहान जो है इनको देखेंगे, राव शेखा को देखेंगे, चंद्रसेन जिसको कि क्या बोला जाता है, भूला बिसरा शासक कहा जाता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो इनको हम शुरू करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज हमने जो है किसके बारे में देखा, औरंगजेब के बारे में देखा, और औरंगजेब के बाद हमने क्या देखा, मुगल पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन देखा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल कि किस तरीके से मुगल पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें ज़्यादा जो चीज़ें 4-6 चीज़ें हमें बताई हैं कि कौन कौन एम्परर तो जो है सुप्रीम पावर होता था, उसके बाद वजीर होता था, वजीर जो है उसके बाद प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखें तो 15 सूबाज थे अकबर के टाइम पर, और औरंगजेब के टाइम पर वो 21 हो गए थे। उसके बाद जो है कौन कौन थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में फौजदार, अमाल गुजर होते थे, ठीक है, बीटी कुची और सिकदर जो है वो परगना का मुखिया होता था, फिर आमिल, फौजदार, ये हमने देख लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये आर्मी वाला देखा, तो एम्परर जो है वही क्या होता था, चीफ कमांडर होता था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम शुरू करेंगे किसके बारे में, राव शेखा के बारे में, क्योंकि पहला जो है अपोजिशन और कॉपरेशन जो है राजस्थान के कंटेक्स्ट में हमें सबसे पहले डिस्कस करना है राव शेखा के बारे में, कि राव शेखा जो है उसने क्या किया था, कैसा था, कहाँ जन्मा था, कौन उसके माता पिता थे, उसके बारे में हम देखेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।